नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बांग्लादेश जो कि पिछले गुरुवार से हिंसा की आग में जल रहा है, कट्टरपंथी सड़कों पर खुलेआम ऐसे घूम रहे हैं जैसे वहां पर सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। दरअसल बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका सहित कई शहरों में तनाव और हिंसा है। हादी के बाद एक और छात्र नेता पर हमला हुआ। बांग्लादेश के खुलना इलाके में एक और छात्र नेता सिकदर को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, वो घायल है। ढाका में एक हिंदू युवक दीपू दास की हत्या इसीलिए कर दी गई क्योंकि उसने हाथ में कलावा बांधा था। एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना जब एक मासूम बच्ची को जलाकर मार दिया गया। बांग्लादेश में धर्म के आधार पर चुन चुन कर की जा रही हत्या खतरनाक है, लेकिन उससे बड़ा खतरा यह भी कि हादी के जनाजे के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर जिस तरीके से आईसिस के नारे और झंडे लहराए गए, उससे लगने लगा कि बांग्लादेश एक बार फिर से पाकिस्तानी साजिश का शिकार हुआ। पाकिस्तान में फल फूल रहे कट्टरपंथी और आतंकवादी अब बांग्लादेश की धरती पर फलने फूलने शुरू हो चुके हैं। यानी तैयारी है पीओके के लॉन्चिंग पैड्स को बांग्लादेश के बॉर्डर इलाके में शिफ्ट करने की। दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, एक सार्थक चर्चा मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले इसको लेकर जो बयान और प्रतिक्रियाएं आए हैं वो आपको सुनवाएंगे। हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनके साथ जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, या हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर जो जुल्म होता है, तो हमें तकलीफ होती है क्योंकि यहाँ पर सभी को बड़ी अच्छे से सुरक्षा और व्यवस्था और सभी को हर चीज़ की योजना का लाभ दिया जाता है, और वहाँ पर हमारे साथ भेदभाव होता है। तो उसको लेकर चिंता की बात है और इसको लेकर चिंता जताना भी उचित बात है क्योंकि हम उनके साथ पूरा बर्रे सगीर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश एक अजीब हालात से गुजर रहा है। बांग्लादेश के अंदर वहाँ के अल्पसंख्यक समाज के साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यक समाज के साथ ज्यादती कर रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा होती है। Because there are people, who have always supported Pakistan, who were against the liberation war. This group is there, maybe about 20%. But the way in which they try to normalize the anti-India rhetoric and get everybody in Bangladesh to agree that, it's Sheikh Hasina who is at fault and she is supported by India, so India is also at fault. That kind of. तो आइए पहले आपके सामने सवाल रखती हूं और उसके बाद मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल दहाड़ में यही, हिंसा में जल रहा बांग्लादेश क्या है कलेश? बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को मिला आईएसआई का साथ, पाक ने दिखाया रास्ता कट्टरता की राह पर बांग्लादेश। हिंसा की आड़ में भारत में घुसपैठ कराने का प्लान है क्या? बांग्लादेश बना पूर्वी आतंकिस्तान। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता चर्चा में मौजूद हैं। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। दीप्ति तनेजा जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। और सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब आप ही के साथ मैं करना चाहूंगी क्योंकि शेख हसीना का जो बयान आया, आपको क्या लगता है कि ऐसे में भारत के लिए चिंता का विषय क्या होना चाहिए? क्योंकि कूटनीति से इतर क्या सख्त संदेश जो कुछ भी इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, भारत क्या अपने लिए कोई चुनौती देखता है, और अगर हाँ तो उसको सरकार कैसे केटर करने की तैयारी कर रही है? देखिए, चुनौती तो है। जिस तरह की हालात बांग्लादेश में हो रहे हैं, जब से शेख हसीना जी को वहां से हटाया है और उन्हें वहां से हटना पड़ा, उसके बाद से जो बांग्लादेश की हालत हो रही है वो केवल भारत के ही लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए चिंताजनक बात है। और भारत के लिए विशेषकर इसलिए कि वहां पे जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, जो उनके साथ हिंसा हो रही है, वो अलग से एक चिंता का विषय है। लेकिन बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति, आज यूके ने, पार्लियामेंट ने भी 2 रेजोल्यूशन पास किए कि वहां पे बांग्लादेश बहुत हालत उसकी खराब है। तो अल्टीमेटली हमारा नेबर कंट्री है, हमारे पड़ोसी देश है, और हमारे बांग्लादेश के फॉर्मेशन में जिस तरह से भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उस समय की जो पाकिस्तान की सरकार है उसने जिस तरह का नरसंहार अत्याचार बांग्लादेश में किया था, उस समय मुक्ति वाहिनी के साथ जिस तरह भारत ने खड़े होकर, भारत की सेना ने उनको सपोर्ट किया, और उसके बाद पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, तो वह एक तरीके से हमारे लिए लॉन्ग टर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और
नेबर था जिसके साथ दोस्ती के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में या तो जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का जो वह अड्डा बनाना चाहते हैं बांग्लादेश को, या चिंता का विषय है, और खासकर हिंदुओं के लिए भारत सरकार पूरी तरह से डिप्लोमेटिक लेवल पे और सभी तरीके से खड़ी हुई है कि उन हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर या माइनॉरिटी के ऊपर वो अत्याचार ना हो, उसके लिए खड़े हुए हैं। सभी संगठन उसके लिए लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली जिस तरह से भारत की अभी वर्तमान ग्लोबल स्थिति है और मोदी जी जिस तरह से भारत के डायस्पोरा और भारत के लोगों के लिए वैश्विक स्तर पे काम कर रहे हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में मुझे तो बहुत दुख होता है कि जब जो भारत के कांग्रेस के, जैसे अभी आपने सुना है रशीद अल्वी वगैरह साहब के जो स्टेटमेंट आते हैं, वो कहीं भी भारत के हित में कंड्यूसिव नहीं है। और अभी जो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में हिंसा हुई है, उसके प्रति बांग्लादेश का भी स्टेटमेंट आया कि भारत का उसमें आधिकारिक रूप से या किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश के जो ये कांग्रेस के लोग हैं, वह उस बात पे देश हित के ऊपर जाके ऐसी बातें करते हैं डिप्लोमेटिकली और राजनीतिक रूप से हमारे देश पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हाँ, यानी डबल चैलेंजेस आप कह रहे हैं। एक तरफ भारत में जो नैरेटिव वॉर विपक्षी पार्टियां गढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ सर डेफिनेटली पूर्वोत्तर का अगर वहां से जिक्र होता है, चिकन नेक को लेकर अगर बयानबाजी होती है, तो मुझे लगता है डिप्लोमेटिक होने के साथ साथ और डिप्लोमेटिक टॉक्स के साथ साथ क्या हम और सख्ती के साथ कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मैं जाहिर है उस पर आपसे डिटेल में जरूर चर्चा करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि शेख हसीना ने बयान तो दे दिया, ये कह दिया कि भाई इनको यूनिट सरकार को कोई अधिकार नहीं है इस तरीके के पॉलिसी फॉर्मेशन का या कुछ भी इस तरीके के बदलाव करने का। लेकिन जिस तरीके का एक्सट्रीमिज्म, जिस तरीके का कट्टरपंथ, आईएसआई बैक, ये पूरा का पूरा प्लान नजर आता है, और जो स्टेटमेंट वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं और बांग्लादेश के साथ हमारे दोस्ताना संबंध भी रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके से चीजें 360 डिग्री चेंज होंगी, तो भारत के लिए रेड लाइन क्या होनी चाहिए? देखिए पूर्णिमा जी, बांग्लादेश के जो आंतरिक हालात हैं बहुत नाजुक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बांग्लादेश की जो टेरिटरी का जो दुरुपयोग, उसका एक्सप्लॉयटेशन वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं वो तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, अन्य महाशक्तियों की जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, वो भी लगातार अपनी दखल को बढ़ाने की और अपने जो है साजिशों को रचने के लिए उन्होंने इसका पूरा इस्तेमाल करने का ताना बाना बुना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के खिलाफ भी जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, जिसका की जिक्र शेख हसीना जी ने किया, चाहे वो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बयान हो या भारत के जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनके बारे में बयान हो, ये बेहद आपत्तिजनक है। और अभी एक उस्मान हादी नामक जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, उस हत्या के संदर्भ में भारत के ऊपर जो बेसलेस एलिगेशंस अनेक जो कट्टरपंथी संगठन लगा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि वो एक एंटी इंडिया नैरेटिव को गढ़ करके वहां पर जो बांग्लादेश में आने वाले समय में जो चुनाव हैं उसको उसमें अधिक से अधिक राजनीतिक लाभ लेने की उनकी साजिश है और वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने जो प्रश्न पूछा है पूर्णिमा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेड लाइन क्या होनी चाहिए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस का रुख रखता है। हमारी जो आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ की जो नीति है, उसमें हम जाहिर है कि ऐसी घटनाओं को, ऐसी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और यदि भारत के विरुद्ध, चाहे वो बांग्लादेश की टेरिटरी हो, चाहे वो पाकिस्तान की टेरिटरी हो या कोई अन्य टेरिटरी हो, यदि कोई आतंकी साजिश रची जाएगी, हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, उन देशों में हमारे जो लोग हैं, हमारी जो एम्बेसी है या हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश की है, अगर उसको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, तो जाहिर है कि ये भारत जो है रिस्पॉन्ड करना भी जानता है। वैसे अभी आप देखिए तो हमारी सरकार का जो रुख है बहुत ही संतुलित रहा है, विवेकपूर्ण रहा है, बुद्धिमत्तापूर्ण रहा है, जिम्मेदारी भरा रहा है, और हम बांग्लादेश के लोगों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी, आपके इस बड़े सम्मानित शो के माध्यम से, कि
बांग्लादेश की जो जनता, जो मूल जनता है वहां की, जो अवामी लीग का जो बेस है, जो बीएनपी का भी जो बेस है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन ये जो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं, जाहिर है कि उस जो आवाम की, बांग्लादेश की आवाम की जो मूल भावनाएं हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। मैं इस बात को फिर से कहना चाहता हूं कि ये जो कट्टरपंथी अगर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही बांग्लादेश हैं और हम जो कह रहे हैं वही सही है, तो वो बिल्कुल गलत है। ये जो कट्टरपंथी हैं, जाहिर है कि एक छात्र आंदोलन की आड़ में उन्होंने एक चुनी हुई अवामी लीग की जो सरकार जो इतना अच्छा कार्य कर रही थी, शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश लगातार उत्थान और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा था, उसको अपदस्थ किया गया। और उसमें जो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने, अतिवादी आतंकपरस्त ताकतों ने, रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस ने और पाकिस्तान के डीप स्टेट ने, अमेरिका की भी डीप स्टेट ने उसमें अपनी पूरी भूमिका निभाई थी। और शेख हसीना को न सिर्फ उनकी सरकार अपदस्थ की गई, बल्कि उनको देश छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया गया। और इस साजिश के तहत अब उन्हें मृत्यु की सजा भी सुना दी गई है, एक जो है ट्रिब्यूनल के माध्यम से पक्षपातपूर्ण ट्रायल करते हुए। तो ये जो पूरी साजिश है वो लगातार बांग्लादेश में जारी है, साजिशों का दौर जारी है। लेकिन भारत को सतर्क रहना होगा और भारत के खिलाफ अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट इस वक्त कह रहे हैं या कर रहे हैं और वो बांग्लादेश, समूचे बांग्लादेश की आवाज नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हावी हो रखी है वो आवाज। जिस तरीके की गतिविधियां, जिस तरीके के बयान हो रहे हैं, वो आवाज हावी हो रखी है, वो बातें हावी हो रखी हैं, जिसको किस तरीके से टैकल करना है ये एज सून एज पॉसिबल भारत को तय करना होगा। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है भारत की तरफ से अगर डिप्लोमेटिकली, जैसा कि अभी गोपाल साहब की तरफ से जिक्र भी किया गया कि भाई हम बातचीत करेंगे, हम इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा कि सख्ती करनी भी जरूरी है, क्योंकि खुद अगर शेख हसीना कह देती है कि भारत के ऊपर निर्भरता है बांग्लादेश की कई मायनों में, इकोनॉमिकली से लेके अदरवाइज से लेके, अगर हम ट्रेड रोकने जैसे सख्त कदम उठाते हैं या बाकी फैसले लेते हैं, आपको लगता है कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रोड मैप ठीक है, या आपको एक विपक्ष होने के नाते लगता है कि कुछ और हमें एक वैकल्पिक रोड मैप अपनाना पड़ेगा ताकि इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए? देखिए, बांग्लादेश शुरू से ही हमारा एक अभिन्न पड़ोसी रहा, जिसकी स्थापना में हमारा सहयोग रहा है। नेचुरल है कि उसके यहाँ यदि इस तरह की गतिविधि चल रही है जिसमें कट्टरता फैली है, ध्रुवीकरण फैला है, इस्लामिकिज्म का जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया, और जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया ध्वस्त हो गई है वहाँ, ये वाकई भारत के लिए, विशेषकर दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय है। और हम चूँकि सबसे इमीडिएट नेबर हैं उसके, तो हमें चिंता करना जायज़ है, क्योंकि हमारा बड़ा पोरस बॉर्डर रहा है शुरू से। जिस तरह से बांग्लादेश में इधर कुछ महीनों में, मैं कहूँगा, हालांकि ये कट्टरता तो चलती रही बीच बीच में, पर जिस तरह शेख हसीना का वहाँ से निर्वासन हुआ और वहाँ पे जिस तरह के हालात हैं, आज भी वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करके वहाँ डिक्टेटरशिप दिखावे के लिए ज़रूर जो सरकार आई वो कही कि हम चुनाव कराएंगे, अभी तक उसकी कोई प्रक्रिया नहीं हुई। तो इन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है दबाव की जो एक रणनीति होती है, जिसमें डेमोक्रेटिक नेशंस आपस में मिलकर दबाव बनाते हैं, उसके लिए भारत को आगे आकर के जरूर प्राथमिकता के तहत इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों पर भी वहाँ बहुत ही कातिलाना हमला हुआ है, जिस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं, उस पर भी जो भी लाजिमी सरकार को लगता है, सरकार को उस पर अपना स्टेप लेना चाहिए, डिप्लोमेटिक ढंग से भी, बायलैटरल रिलेशन के इशू पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। उसमें सब जगह जहां जरूरत पड़ेगी सरकार को, विपक्ष के साथी, विशेषकर कांग्रेस के साथी, उनके साथ खड़े होंगे। बांग्लादेश की स्थापना के तुरंत बाद जिस तरह की परिस्थिति बनी, हालांकि हमने जरूर स्वतंत्रता दिलाई थी, पर जो देश स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई नहीं लड़ते, उनके साथ आम तौर पर ऐसा होता है कि वहाँ बहुत जल्द लोकतंत्र खत्म होकर के डेमोक्रेसी आती है। वहाँ लोकतांत्रिक चरित्र नहीं रहा उन लोगों का, और इस्लामिक जो है कहीं ना कहीं कट्टरता जो है आज बांग्लादेश के हालत को ख़त्म किया है, और वो धीरे धीरे चाइना के चंगुल में भी फंसता जा रहा है। ISI इसका तो माहौल वहाँ है ही, पर इनडायरेक्टली यदि देखेंगे तो चाइना का भी इम्पैक्ट है, और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से ज़्यादा उसमें कहीं ना कहीं महत्व रखता है। तो इस पर सरकार को वाकई संजीदा होकर गंभीरता से और क्या सही स्टेप होना चाहिए उस पर विचार करना चाहिए। यदि कोई जरूरत पड़ेगी हम लोगों की सहयोग की, समर्थन की, या कोई विचार विमर्श में कोई सहायक सुझाव देने की, तो सदैव हम लोग तैयार हैं। नहीं, मैंने इसीलिए भी सवाल आपसे पूछा सर, क्योंकि बांग्लादेश के साथ और शेख हसीना के साथ जो भारत के रिश्ते, वो ऐसा नहीं है कि 2014
जाहिर है कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय से और उससे पहले से भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक बेहतर नेबर के तौर पर रहे, लेकिन अब जो कट्टरपंथी प्रभाव वहां पर देखने को मिल रहा है वो चिंता का विषय भारत के लिए डेफिनेटली है। एक और सवाल दीप्ति तनेजा जी, अगर वहां पर आईसिस के नारे लगते हैं, अगर झंडे लहराए जाते हैं, बांग्लादेश की सड़कों पर एक तांडव होता हुआ नजर आता है, ये तो बहुत क्लियरली नजर आता है कि पाकिस्तान के ट्रैप में बांग्लादेश फंस रहा है। भूल गया बांग्लादेश कि कैसे उस ट्रैप से वो बाहर निकला। आपको क्या लूपहोल नजर आता है और ऐसी स्थिति पनपने से भारत के लिए क्या चुनौतियां, खासतौर से बॉर्डर एरियाज में अगर इन्फिल्ट्रेशन होती है, अगर वहां पर लॉन्चिंग पैड्स पाकिस्तान अपने बनाता है, आईसिस के नारे लगना इस बात का सबूत देता है, तो ये तो भारत के लिए दिक्कत है ना। आपने मुझसे दो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं दोनों का एक एक करके जवाब देती हूँ। तो पहले कि ये हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है, बिल्कुल इसमें जो ताकतें हैं ये विदेशी ताकतें हैं। मैं पहले भी और मंच पे भी बोल चुकी हूँ कि पाकिस्तान की तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो बांग्लादेश को चला सके। वो पूरा पीछे अमेरिका से या चाइना से फंड हो रहा है और उनसे, बिकॉज अमेरिका की हमेशा से टेंडेंसी रही है कि उसको पूरे वेस्ट के अलावा ईस्ट को कंट्रोल करना है, उसको यहाँ पे एक बेस चाहिए। तो जब उनको बगराम नहीं मिला, अफगानिस्तान से उनको बेस नहीं मिल पाया, यहाँ यूक्रेन नेटो के साथ नहीं जुड़ा, तो इन सब के बाद उनको ऑब्वियस एक दिखता है कि जब भारत उभरता एक नेशन है तो उसको कैसे कंटेन करना है, ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है। और वो पहले भी अपने जो उनकी स्ट्रैटेजीज चलती आई हैं, जिसको हम अरब स्प्रिंग्स कहते थे, जेनजी को उपद्रव करने वाली, तो जेनजी के माध्यम से जब ये लोगों को उपद्रव करते हैं, पूरे वहां की अर्थव्यवस्था को हिलाने की जो कोशिश होती है, तो ये अमेरिका पहले भी करता आया है। इस बार मोहरा पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के वाया वाया ये किया जा रहा है। हैरानी की बात ये होती है पूर्णिमा कि जो ये आज जेनजी है, ये 25 से 35 साल के जो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं, ये भूल गए कि 71 में भारत ने पाकिस्तान से परमानेंट दुश्मनी ली थी ताकि उनके देश को, वहां पे जो उनकी बहनों, उनकी वहां की महिलाओं, उनकी माताओं के साथ जितना दुर्व्यवहार वहां पर हो रहा था, भारत ने उनको उस समय आजादी दिलाई, तब ये बच्चे थे। आज ये इतिहास उसको कैसे भूल सकते हैं। और आपका दूसरा जो डायरेक्ट क्वेश्चन था पूर्णिमा कि इसके लिए भारत के लिए क्या खतरा है, मैं बड़ी इस बात के लिए बोलूंगी कि मुझे अजय उपाध्याय जी का जो जवाब था इस बार थोड़ा पॉलिटिकल नहीं लगा, लेकिन मैं आपसे ये एक आम नागरिक होने के नाते पूछना चाहूंगी सर, इतने साल जब कांग्रेस की सरकार थी, क्यों हमने नॉर्थ ईस्ट को एलिनेट रखा, क्यों आज यूनुस को ये स्टेटमेंट देने की हिमाकत हुई, मैं बोलूंगी कि यहाँ पे चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपका चिकन नेक है और वो लैंडलॉक्ड है और 7 सिस्टर्स का पूरा जरिया केवल बांग्लादेश के ऊपर है, क्यों डिपेंडेंसी दिखाने की वहां के नेताओं की हिमाकत भी होती है, क्यों आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने साथ हमेशा जोड़ने की एक कोशिश नहीं करी कांग्रेस के द्वारा। ये पूर्णिमा बहुत ही विफलता रही है हमारी पूर्व सरकारों की, जिसको अब हम नॉर्थ ईस्ट को बहुत डेवलप कर रहे हैं। अब जो सरकार है बहुत सक्रिय तरीके से होके काम कर रही है, पोरस बॉर्डर्स को बार बार जो सील करने की, जो डिफेंड करने की बात हो रही है, और आपने कहा क्या स्टेप लेना चाहिए, तो अब अजय उपाध्याय जी मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन अगर वो जुड़े हुए हैं तो मैं ये बोलूंगी इस समय जो रोहिंग्यास की बात हो रही है, जो SIR की बात हो रही है, जो CAA की बात हुई थी, वो क्या है, ये इन बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को ही तो हटाने की बात है। जब वहां से जमायते के लोग बोलते हैं कि हमें भारत का सर कलम करना है, हमें नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट करना है, और कैसे करना है, रोहिंग्यास के थ्रू, इन्फिल्ट्रेटर्स के थ्रू करना है, तो आज कम से कम जब बात कर रहे हो कि साथ खड़े हैं, तुम्हारे साथ मिलके हैं, तो कम से कम ये जो SIR की स्ट्रैटेजी है, जो ये रोहिंग्यास को बाहर करने का एक सरकार की मुहिम है, इसमें तो कम से कम पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए ना पूर्णिमा। ठीक है अजय जी, अगर आपने सुना हो दीप्ति जी को जवाब देना चाहेंगे, फिर मैं सर्वेश जी आपके पास आ रही हूँ। हाँ, पूरा तो नहीं सुना, लेकिन रोहिंग्या वाला लास्ट पार्ट नहीं, सुना। रोहिंग्या पार्ट और दूसरा उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों का जो नेग्लिजेंस रहा यूपीए सरकार के समय से, हाँ, जो इसके प्रवक्ता अजय जी से कि राशिद अलवी साहब जो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो कि भारत के लिए कंड्यूसिव नहीं है, देखिए मुद्दा कुछ भी चीज के लिए इन लोगों को सियासत करनी है और अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है। बेशक कहानी जो भी बनाई जाए, सच्चाई यही है। यदि गंभीर मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का है, जिस पर सभी लोग साथ होना चाहते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाते, प्रधानमंत्री जी बात करते। हमारा भी अनुभव है, हम लोग का भी जीवन का अनुभव इतने सालों के साथ में रहने का है। आपने सही कहा, शेख हसीना जी से हम भी डील करते थे, उस समय परिस्थिति अलग थी, परिस्थिति बदल गई है। जहां तक बात आपने रोहिंग्या को कहा है, तो कितना रोहिंग्या अभी तक बाहर किया, डिपोर्ट किया? 10 साल जो हमारी सरकार थी,
जो घुसपैठिए थे 90,000 लगभग हम लोगों ने डिपोर्ट किया था। पार्लियामेंट के पटल की ये रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं, अभी 18 में आई है, इसी सरकार ने दिया। इनकी जो सरकार है 10 साल से चल रही है, इसमें मात्र 5400 रोहिंग्या घुसपैठिए को बाहर किया। तो घुसपैठिए अलग चीज है, घुसपैठिए से का मेन सवाल है। झूठ बोलना अलग बात है, सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। हम इस पर आज परमानेंट सॉल्यूशन की बात हो रही है, वही क्योंकि आज आपका जो एक बड़ा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, कट्टरता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, जिनको भाजपा के चश्मे को लगा करके और देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है वो करें, पर ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, देश की सिक्योरिटी का मुद्दा है। बॉर्डर पोरस है हमारा, बीएसएफ के बहुत सारे जवानों को भी उसमें शहादत देनी पड़ी है, एक समय वैसा भी रहा, कई बार झड़पें हुई हैं। तो हमें उस संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और कहीं न कहीं इंटरनेशनल ये स्टेटमेंट कांग्रेस या भाजपा की नहीं, आप चाइना को ले ले, बांग्लादेश के जमायती की बॉर्डर म्यांमार वाले इशू को लेकर के आ जाए, या बांग्लादेश को ले ले, इसमें विदेशी जो है बहुत सारे जो चीजें हैं वो भी इन्वॉल्व है। मैं बोलता नहीं हूँ मैडम, नहीं वो उनके पॉइंटर्स क्योंकि आपने मिस कर दिए थे अजय जी, जिस पर वो बात करना चाह रही हैं, उस बात का जिक्र कर रहे थे। आपको वापस आवाज आ रही है ना अजय जी? आप सुन पा रहे हैं ना सबको? हाँ, मैं वही तो मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुद्दा यदि हिंदू मुसलमान का हो तो जरूर है, नहीं बात हिंदू मुसलमान का नहीं है सर, बात राष्ट्रीय सुरक्षा का ही है, पर सवाल है, बात राष्ट्रीय सुरक्षा का ही अजय उपाध्याय जी। और जब दीप्ति जी ने जब पूर्वोत्तर के राज्यों को जिस तरीके से नेग्लेक्ट करके एक लंबे समय तक रखा गया, क्या उसमें सरकार की पॉलिसीज की विफलता थी? और क्या उस आपदा में अवसर बांग्लादेश ने तलाशा, आईएसआई ने तलाशा, वहां आतंकियों की एंट्री हो रही है, लॉन्चिंग पैड्स की तैयारी हो रही है, बस उसी का जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा था। पूर्णिमा जी मैं वही कह रहा हूं, अभी पूर्वोत्तर का राज्य और पूर्वोत्तर में क्या हुआ है उसकी तो हिस्ट्री और उस पर तो एक अलग से डिबेट बड़ी हो जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और बांग्लादेश का मुद्दा है, तो बांग्लादेश के मुद्दे पर हमारी तो यही सहमति, आम सहमति होनी चाहिए कि भाई उस पर कोई भी सियासत, आंतरिक राजनीति का असर नहीं आना चाहिए। हम वही बात रख रहे हैं। अब इस पर भी किसी को आपत्ति है, खींच के उसको हिंदू मुस्लिम पर लाना चाह रहा है कोई डिबेट करने वाला व्यक्ति, तो उसमें मैं क्या करूं? सच्चाई है कि चश्मा बदल करके नहीं वो कोई बात नहीं बांग्लादेश पर हमको गोपाल जी ने अभी थोड़ी देर पहले राशिद अल्वी का जिक्र किया था, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के सुरक्षा से पूछना चाहता हूँ गोपाल जी जल्दी से, फिर सर्वेश ने तो कह दिया कि जो वहां पे हत्या का जघन्य हत्या हुई है उसमें भारत का कोई हाथ नहीं है, भारत के सरकार का कोई हाथ नहीं है, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से यह स्टेटमेंट दिया। लेकिन राशिद अल्वी जी को अभी भी उस पर शक है। तो यह जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को लेके जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं जो कि देश के हित में नहीं है, भारत के हित में नहीं है, उस पे आपका क्या कहना है? ये इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में हो रहा है ये चिंता का विषय, सब चिंता कर रहे हैं प्रवक्ता जी, और लेकिन जो कांग्रेस के लीडर्स एंटी नेशनल स्टैंड लेते हैं, भारत के हितों को ध्यान में नहीं रखते, विदेश की धरती पे जाके भारत के खिलाफ। ओके 30 सेकंड्स में अजय जी जवाब देंगे इसका, 30 सेकंड्स में अजय जी जल्दी से जवाब प्लीज। जी गोपाल जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मैं तो तुतु में करता नहीं, इसलिए बीच में नहीं डिस्टर्ब कर रहा हूं। अरे गोपाल जी, एंटी नेशनल कोई भी स्टेटमेंट दे, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का नेता हो, कोई भी हो, उसको अंदर काहे नहीं करते हैं जेल में? तो यहाँ पे स्टेटमेंट देने से क्या फायदा है? कौन है राशिद अल्वी और क्या कहा उन्होंने? उसके लिए यदि गंभीर कोई बनता है मुद्दा तो आप उनको अंदर कर दीजिए। कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता यहाँ आपसे बात कर रहा है, वो राष्ट्रीय मुद्दे पर आम सहमति की बात कर रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर सरकार को, जबकि हमारा अजय जी मानती हूँ कि बेवजह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, नहीं सरकार के बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेवजह की पॉलिटिक्स ऐसे मुद्दों पर। लेकिन बात ये भी है सर, लेकिन बात अजय जी देखिए, एक बात होती है कि क्रिया की प्रतिक्रिया। अब आप कह दीजिए कि राशिद अल्वी को उठाकर अंदर डाल दें तो क्रिया नहीं करना, नहीं बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा बयान आता है तो उसको नजरअंदाज कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर क्रिया ही नहीं होगी तो प्रतिक्रिया की बात ही नहीं है। अगर ऐसे बयान नहीं आएंगे तो किसी को अंदर उठा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय जी ये भी एक कंस्ट्रक्टिव बात ही है, ये भी एक कंस्ट्रक्टिव बात है। नहीं, अगर वो ये कहते हैं कि अगर ऐसी चर्चा है कि हादी की हत्या किसी पूर्व
प्रधानमंत्री के कहने पर उसको बचाने के लिए भारत ने करवाई है, तो ये इंस्टिगेटिंग बयान है। रिफ्रेन इससे भी करना चाहिए। आपको डिबेट करना है। हाँ पूर्णिमा जी, यदि ये डिबेट का आपका मुद्दा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी का मुद्दा है या कांग्रेस का मुद्दा है, सर चर्चा से तो चर्चा निकलती है ना अजय जी, चर्चा से तो चर्चा निकलती है। ठीक है, ओके, एक सेकंड होल्ड करेंगे गोपाल जी प्लीज एक सेकंड रुकेंगे। बांग्लादेश पर कराया है, ओके अजय जी, आतंकिस्तान पर कराया है, कट्टरपंथियों पर कराया है। ये देश जहां भी कट्टरता फैलती है, कोई भी कट्टरता फैलाता है तो डेमोक्रेसी कहेगा। ओके, मैं जरा एक बार सर्वेश जी के पास जाना चाहती हूँ, प्लीज एक सेकंड रुकेंगे गोपाल जी प्लीज रुकेंगे, इस पर बात हो गई है। ठीक है गोपाल जी रुकेंगे, अजय जी, दीप्ति जी प्लीज जरा होल्ड करिएगा। सर्वेश जी पहले मैं आपके पास, क्योंकि अगर सीधे सीधे पूर्वोत्तर के राज्यों या चिकन नेक की बात की जाती है तो ये क्लियरली भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाया जाता है। और भारत का स्टैंड जब जब किसी ने भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाया तो बहुत क्लियर और शार्प रहा है। क्या बांग्लादेश को लेकर भी हमें उसी स्टेज तक जाने की जरूरत है? क्योंकि अगर नुकसान बड़ा हो गया तो उसको उसकी भरपाई कर पाने में भी उतना ही समय लगेगा। पूर्णिमा जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए मुझे भी समय मिलना चाहिए क्योंकि मैं सभी प्रवक्ताओं को, एक्सपर्ट को बड़े आत्मीनान से सुना है। देखिए आज जो बांग्लादेश का प्रॉब्लम है, भारत ये जो अगर फेस कर रहा है तो ये कांग्रेस की देन है। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बांग्लादेश को हमने बनाया, कांग्रेस पार्टी की माननीय इंदिरा गांधी जी थी, अगर हमने बनाया तो ये ऐसा क्यों, चिकन्ने को ऐसा क्यों रहा? क्यों नहीं हमने अपना विस्तार किया बॉर्डर का? 93,000 सैनिक छोड़ दिए और 54 सैनिक वापस नहीं ला पाए। तो मैं या देश का हर नागरिक यही सवाल उठाता है। लेकिन दूसरी ओर आज मैं कांग्रेस प्रवक्ता महोदय को भी सुन रहा था, बीजेपी के गोपाल जी को भी सुन रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने एक सवाल उठाया कि आपने कितने बांग्लादेश को 10 सालों में, 11 सालों में 5400 घुसपैठियों को वापस किया, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो। और यह सचमुच बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप कब तक कहते रहोगे? 11 साल से आपकी सरकार है और ये बांग्लादेशी हमारे यहां आते हैं, खाते पीते सब कुछ है, आतंकवादी बन के बम फोड़ते हैं और मात्र 5400 को आप भेज रहे हो और कहते हो कि करोड़ों की संख्या में भारत में वो वहां से आते हैं, कश्मीर में जाके बैठ जाते हैं। जब वहां पे चिन्हित हो गए तो एक एक को उठा के, चाहे छोटा बच्चा हो, भेज दिए। लेकिन हमारे यहां तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी न्याय व्यवस्था। जब हमारे ये पाकिस्तान के साथ पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, जब हम यहां से भेज रहे थे तो हमारे न्यायालय ने एक परिवार को रोक दिया कि नहीं, ये 40 साल से इंडिया में है, पाकिस्तानी परिवार, तो इसको यहीं रहने दो। तो हमें जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है उनको सब कुछ देखना पड़ेगा। एक तो न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। अगर बांग्लादेशी है तो क्यों नहीं उसको भगाया जाए? आज इलीगल इमिग्रेंट थे यूएस में, यही कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही थी कि कैसे हथकड़ियों में जड़ के लाया गया। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इतना विरोध कर रही है, सरकार की नाक में दम कर रही है कि जितने भी बांग्लादेशी है भारत में सबको निकाल बाहर करो। लेकिन ये नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये एसआईआर का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वे उनका वोट बैंक है। दूसरी बात, बीजेपी सरकार को अब वो पॉलिसी खत्म कर देनी चाहिए कि हम इत्मीनान से, हमारा पड़ोसी देश है, हम बात कर रहे हैं, हम हर चीज पे नजर रख रहे हैं। नेपाल में भी वही होता है तो हम नजर रख रहे हैं। इजराइल वाली स्थिति अपनानी पड़ेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया में वहां पे हमला हुआ तो वो कह रहे हैं कि हम सब यहूदी को अपने यहां लेके आ जाएंगे और यहां हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है। और एक बांग्लादेश, न उसके पास सेना है न कुछ है। क्या है? क्या वो परमाणु संपन्न राष्ट्र है? हमारी सेना चाहेगी तो एक दिन में बांग्लादेश के अंदर तक घुस ढाका पे कब्जा कर लेगी। ये बात मैं कह रहा हूं कि ठीक है, कहना बहुत लाजमी है, वो नहीं हो सकता, लेकिन आखिर हमारी सेना ने उस देश को आजाद करवाया है। और अब वहां पे ये हालात उत्पन्न हो रहे हैं, वहां पे कोई मुल्ला बैठ के कह रहा है कि हम चिकन नेक को ये कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। और वही उसी मुल्ला का एक आदमी, आपको याद है कितना पढ़ा लिखा, वो सर्जिल इमाम, वही बात कह रहा था कि 5 लाख लोग अगर चिकन नेक पे कब्जा कर ले रेलवे लाइन पे तो ये नॉर्थ ईस्ट भारत का पार्ट बाहर हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तभी उठ के आता है कि यहाँ पे जितने भी मुसलमान पढ़े लिखे हैं या तो वो आतंकवादी बन रहे हैं, बड़े से बड़े आतंकवादी। कोई
ये केमिकल बना रहा है, तो कोई ठीक है इतना सर। पढ़ा लिखा कह रहा है कि चिकन को भारत से अलग कर देंगे। लेकिन भारत सरकार का अब रुख वो वाला नहीं होना चाहिए, इसको लेकर गांधी गोपाल के कृष्ण जी चरखे अग्रवाल- वाला रुख हाँ, नहीं होना ठीक है। चाहिए, गोपाल यहाँ कृष्ण सुभाष अग्रवाल जी चंद्र से मैं बोस इसका वाला, जवाब भगत दूंगी। सिंह जी ओके, वाला ओके, रुख समझ गई होना सर, चाहिए। समझ गई। मतलब बांग्लादेश आपको को सबक अग्रेसिव सिखाना अप्रोच, चाहिए। आपको अग्रेसिव अप्रोच रखनी होगी। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते पड़ोसी है, संबंध पड़ोसी बनाए है, रखने अब तब चाहिए, तक भैया सॉफ्ट अप्रोच आप वहां नहीं पे रख हिंदू सकते। को ठीक जला के मार है, देते एक बार हैं, जल्दी आपने से नहीं- क्विकली हेडलाइंस देखेंगे। इजराइल ठीक है कितना सर्वेश, छोटा देश है। ठीक है सर्वेश, एक मिनट का टाइमर रखेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपका जवाब, अप्रोच क्या अग्रेसिव होनी जरूरी है इस वक्त भारत की बांग्लादेश को लेकर? देखिए, एग्रेसिवनेस किस तरह से होनी है यह इंपॉर्टेंट है। देश भारत पूरी तरह से, सरकार इसके लिए जागरूक है और उसके लिए एक्शन भी ले रही है, और डिप्लोमेटिकली भी और उस बाकी तरीके से भी। और जहां तक ये बात है कि एग्रेसिवनेस क्या, कोई सीधा अटैक करने की बात नहीं है, लेकिन भारत ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया है और अपने जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उन सब के अंतर्गत भारत सरकार इस बात के लिए प्रेशराइज कर रही है बांग्लादेश को कि वहां की सरकार जो है वर्तमान में वो इसकी जिम्मेदारी ले और जो वहां हिंसा अग्रवाल और साहब, लेकिन अराजकता जो हो रही है। बयान आ रहे हैं पूर्वोत्तर या चिकन नेक को लेकर, वो एक तरीके से तो हाइब्रिड वॉर की ही तैयारी है ना। इसको आप हाइब्रिड वॉर कह लीजिए, नैरेटिव वॉर कह लीजिए, बांग्लादेश ये कर रहा है। नहीं, भारत की सेना और नेतृत्व हाँ। इतने मजबूती से खड़े हुए हैं अपने देश के हित के लिए कि इस तरह की बेकार या जो बातें हैं उसका कुछ उनके पास असर, उन्हें भी पता है बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, और आज पूरा जब चीन वगैरह देश के सामने भी भारत मजबूती से खड़ा हुआ है तो उन्हें पता है कि भारत का नेतृत्व और सेना मजबूती से अब किसी भी तरह की इस तरह के जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेने के लिए सक्षम है और ले भी रही है। ठीक है, कोई हम हाथ पे हाथ धरे बैठने वाले नहीं है। ओके। आतंकवाद की किसी भी घटना को पूरी तरह से उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन बार बार और घूर संजीव के जी, दिया जाएगा। संजीव जी 1 मिनट का टाइमर रखूंगी, लेकिन बार बार इस बात पर लौटना पड़ेगा ना, ये समझना पड़ेगा कि अगर बांग्लादेश की हमारी सीमा जो भारत से लगती है, लंबी सीमा है, अगर वहां पर आईएसएस मौजूद हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने उनके आतंकी अड्डों को उड़ा दिया ना, तो उन्होंने अपना ऑल्टरनेटिव तलाश लिया है, ये कर लेंगे तो फिर तो दिक्कत है ना हमारे लिए। इंटेलिजेंस को भी अलर्ट होने की जरूरत पड़ेगी और भविष्य में ये घटना बढ़े ना या इसका एक्सपेंशन ना हो इस तरीके की गतिविधियों का, इसके लिए अप्रोच को एक अग्रेसिव जोन में तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना। देखिए, भारत का जो पूर्णिमा जी अप्रोच है वो बहुत ही रोबस्ट है, एग्रेसिव है, प्रोएक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल भी है एट द सेम टाइम। और हमें ये चाहिए, अगर आप मुझसे मेरी अगर सलाह ये होगी कि भारत की जो सरकार है, जो कि पहले से ही वो इस कार्य में लगे हुए हैं, हमें अपना जो देश का पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, मैं कट्टरपंथियों की बात बिल्कुल करता, लेकिन चाहे वो अवामी लीग हो, चाहे वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या अन्य ऐसे दल जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, उनके साथ अपने संपर्कों को लगातार और गहरा करना होगा। सेना जो बांग्लादेश की है उसके साथ अपने संपर्कों को लगातार बना करके रखना होगा। लेकिन जहां तक कट्टरपंथियों की ये साजिशों का प्रश्न है, उसके विरुद्ध भी हमारा जो पोस्चर है वो जीरो टॉलरेंस का होना चाहिए। और ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का आज का भारत है, वो जाहिर है कि आतंकवाद और अतिवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। यदि हमारी टेरिटरी पर, हमारे इंटरेस्ट पर कोई खतरा पैदा किया जाएगा तो उसका जो रोबस्ट और बहुत ही एक माकूल जवाब, मुंहतोड़ जवाब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दिया जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अजय जी, देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच आपने ठीक कहा पूर्णिमा जी, लगभग 4,4700 किलोमीटर की बॉर्डर है और उसमें बहुत सारे ऐसी स्थिति हैं, परिस्थिति हैं जहां पे हमारे लगभग कई राज्य जो हैं भारत के जो है उससे मिलते हैं। कई राज्यों के साथ उसके बॉर्डर सीमा के मिलने और जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से जियो पॉलिटिक्स वहाँ की चेंज हो गई है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव और कंसर्न हमारा चेंज है। हमें उसको तत्कालिक भी ध्यान देना है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भी हमको इसको ध्यान में रखना है। जब हमने स्वतंत्रता दिलाई थी बांग्लादेश को तो उसमें भी एक हमारी स्ट्रेटजी थी कि पाकिस्तान को कमजोर करना था। पाकिस्तान को हमने कमजोर करके एक अलग राज्य बनाया। उसके बाद लगातार वहां डेमोक्रेसी को जब भी चैलेंज कट्टरपंथियों ने किया,
हमने उस पर प्रहार किया और प्रयास किया कि बांग्लादेश में एटलीस्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर चले, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत है, डेमोक्रेसी डू नॉट फाइट ईच अदर। ये कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ाई की है और जो समझा है। ज्यादातर डेमोक्रेसी जो है आपस में नहीं लड़ता, जहां कट्टरपंथी और तानाशाही होती है उसमें लड़ाई की संभावना ज्यादा होती है। अलग बात है वहां संभव नहीं हो पाया है। भारत सरकार को सामयिक नीति अपनाना चाहिए, वहां हिंदुओं पर भी जो दिक्कतें हो रही है उसका भी ख्याल रखना है, और साथ में ओवरऑल ऐसी पर्सपेक्टिव अपनानी है जिससे चाइना और पाकिस्तान के चंगुल में जो जा रहा है धीरे धीरे, उससे हमको कैसे उसको अलग करें और उसके लिए क्या रणनीति हो, सरकार अपने हिसाब से आगे बढ़े, जहां जरूरत हो विपक्ष उसके साथ। दीप्ति जी, कमजोर कड़ी कहां रह गई? शेख हसीना का हटना कमजोर कड़ी साबित हुई, यूनुस सरकार का आना और इस तरीके के माहौल को खुली हवा देना, यह कमजोर कड़ी रह गई जो आज एंटी इंडिया मूवमेंट बांग्लादेश में चल रहा है? टाइमर रखेंगे साथ में। पूर्णिमा जी, देखिए कमजोर कड़ी तो बिल्कुल बांग्लादेश के लिए तभी से शुरू हो गई थी जब से शेख हसीना को हटाया गया था, क्योंकि अगर उनका इतिहास देखें तो जमायत और बीएनपी जो उनकी हिस्टोरिकल दो पार्टीज थी वो तो शुरू से ही अपने आप को पाकिस्तान का प्रोविंस ही मानती थी ना। जमायत के जनरल सेक्रेटरी ने तो खुली स्टेटमेंट्स दी हैं कि हम अपने आप को आजाद मानते ही नहीं है, हम तो अपने आजाद तो वर्ड नहीं बोला, लेकिन हम अपने आप को पाकिस्तान की प्रोविंस मानते हैं। तो बिल्कुल जो एक न्यूट्रल और जो एक रैशनल स्टैंड लेने वाली पार्टी थी आवामी लीग, उनका हटना और वो अपने आप में वीक लिंक था। सबसे पहले जब देखिए 72 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, अभी बार बार अजय उपाध्याय जी इस बात को बोल रहे थे कि हमने उनको आजादी दिलाई, ठीक जी बिल्कुल दिलाई। उस समय 72 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन था, और जब उसके बाद वो चेंज होता है, जब जनरल जिया की सरकार आती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिख देती है बिस्मिल्लाह और रहमान उर रहीम, और उसी दिन अपने आप को वो कह देती है कि हम अब एक सेक्युलर नहीं है, तो वहीं से कमजोर कड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। सर्वेश जी, आपको लगता है कि लॉस्ट कॉज की तरह इस वक्त बांग्लादेश दिख रहा है? क्योंकि जो अपने इतिहास से ना सीखे, जिसने पाकिस्तान ने क्या करने की कोशिश की, जब वो उससे ना सीखे और आज कहीं ना कहीं उसके सामने सरेंडर कर दे, लगता है आपको? देखिए पूर्णिमा जी, ये तो है ही, लेकिन मेरा मानना है कि दुष्ट का साठ्यम समाचरित, दुष्ट को दुष्ट की भाषा में ही जवाब देना होगा। आप डिप्लोमेटिक चैनल खोल के रखे हो, अरे कब तक बात करेंगे हम इसकी? आप अगर हमारे भारत के चिकन नेक को कोई कह रहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट को अलग करने को, उसको उस भाषा में जवाब दीजिए। अब ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराइए वहां के नेताओं को, जो भी ऐसा कट्टरपंथी है। ठीक है, इजराइल कर रहा है कि नहीं? वो लेबनान में जाके मार रहा है, सीरिया में जाके मार रहा है, कौन यूएन कौन उसको रोक रहा है? ठीक है, फिर आप क्यों? हाँ, हमारा देश, हमारी सेना, हमारा जो नेतृत्व है इतना सक्षम है, वो उग्र रूप दिखाने का समय आ चुका है। ठीक है सर, बांग्लादेश की भविष्य कुछ भी हो, हमें उसमें नहीं आना। अगर हम पे उंगली उठाता है तो उस उंगली नहीं पूरे हाथ को काट बिल्कुल। देना और इसी चाहिए। के साथ मैं खत्म करूंगी और ये बताते हुए बांग्लादेश को कि पूर्वोत्तर जो है वो कोई भूगोल नहीं है, भारत की नब्ज है, और अगर नब्ज पर उंगली रखने की कोशिश की जाती है तो उसको सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं किया जा सकता, उससे आगे बढ़कर उस पर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अजय उपाध्याय जी, संजीव श्रीवास्तव जी, दीप्ति तनेजा जी, सर्वेश जी। दहाड़ की चर्चा में आप लोग शामिल हुए।